हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपके पास में गोलीय प्रश्नों पर अपवर्तन सूत्र। और गोलीय प्रश्नों के ऊपर अपवर्तन सूत्र हमने निकाल लिया था कि उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा और अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा। तो हमने जो सूत्र निकाला था वो दोनों पृष्ठों के लिए जो सूत्र आया था वो क्या था, एक समान था। और सूत्र क्या था आपके पास में, सूत्र था आपके पास में n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर आपके पास में n2 माइनस में n1 बटे कितना था, r था। अब आपके पास में यहाँ पे n2 और n1 क्या है, आपके पास में प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n1 है। और आपके पास में जो पृष्ठ आपने लिया है अवतल या उत्तल, उस पृष्ठ का अपवर्तनांक कितना था, n2 था। और v क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है आपके पास में बिंब की दूरी है, और r क्या है उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो क्योंकि इस सूत्र को भी याद रखना, क्योंकि इस सूत्र को अब आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे लेंस के अंदर इस सूत्र की क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी। तो इस सूत्र को आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा या फिर आपको निकालना आना चाहिए। तो आपके पास अब इसी क्रम के अंदर जो अगला आपके पास में टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास में लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से सुनना भाई। कि आपके पास में दो पारदर्शी वक्रीय या आपके पास एक पारदर्शी वक्रीय तथा एक समतल से बना हुआ जो पारदर्शी माध्यम है उस पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे आपके पास में दो पारदर्शी वक्रीय या आपके पास में एक पारदर्शी वक्रीय तथा एक समतल से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है, इस पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। पारदर्शी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पारदर्शी का मतलब है कि उसके आर पार देखा जा सके। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास दो पारदर्शी वक्रीय या आपके पास एक पारदर्शी वक्रीय तथा एक समतल से घिरा हुआ या बना हुआ जो पारदर्शी माध्यम है उस पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जैसे आपके पास में गोलीय दर्पण कितने प्रकार का था, दो प्रकार का था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसी प्रकार आपके पास में लेंस भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो आपके पास में इसके अंदर पॉइंट आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना। वहां पे आपके पास में उत्तल दर्पण क्या आया था आपके पास में, कि वह गोलीय दर्पण जिसके दसे हुए भाग पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए और उसका उभरा हुआ भाग क्या करे, परावर्तक का कार्य करे। तो कौन सा दर्पण था आपके पास में, उत्तल दर्पण था। पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं। तो आपके पास में उत्तल लेंस क्या होगा, वह लेंस जो बीच में से क्या हो, मोटा हो तथा किनारों पर क्या हो, पतला हो। कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस का जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार से होगा। वह लेंस जो बीच में से क्या हो, मोटा हो और किनारों पर क्या हो, पतला हो, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब आपके पास में ये उत्तल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या है आपके पास में, प्रकाश केंद्र O है। प्रकाश केंद्र क्या है, O है। तो अब आपके पास में उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणों को डाला जाता है
क्योंकि जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो उत्तल लेंस सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु के ऊपर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। एक बिंदु के ऊपर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। इस कारण से उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अब अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस। अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में दर्पण के अंदर अभिसारी दर्पण कौन सा था, अवतल दर्पण था। यहाँ पे आपके पास लेंस के अंदर कौन सा है, उत्तल लेंस है। अब आपके पास इसी क्रम के अंदर अगला है जो प्रकार लेंस का, वो है आपके पास में अवतल लेंस। तो सेकंड हो जाएगा आपके पास में अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किसे कहेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन को समझना कि वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि वह लेंस जो बीच में से पतला तथा किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस है, अभिसारी, ओ सॉरी अपसारी। अभिसारी लेंस तो कौन सा हो गया आपके पास में, उत्तल लेंस हो गया। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास में जैसे ही अवतल लेंस के ऊपर प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। जब इन प्रकाश किरणों को एक पीछे की ओर बढ़ाकर देखा जाता है तो एक बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है। तो इस कारण से अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में बैठ गई होगी। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, कौन सा कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब प्रकाश किरणों को अवतल लेंस के ऊपर डाला जाता है तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। परंतु उत्तल लेंस आपके पास प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपके पास में वहां पे जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण के अंदर आपके पास में उसको अपसारी बोला था या अभिसारी बोला था। वहां पे आपके पास जो अवतल दर्पण था वो क्या था, अभिसारी था, क्योंकि आपके पास ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इस बात का ध्यान रखना भाई, क्योंकि बच्चे ज्यादातर मिस्टेक कर देते हैं। उत्तल लेंस को भी क्या कह देते हैं, अपसारी लेंस कह देते हैं। अपसारी नहीं है, ये कौन सा है, अभिसारी लेंस है। और अवतल लेंस क्या है आपके पास में, अपसारी लेंस है। तो ये हो गया आपके पास में लेंस। लेंस की डेफिनेशन समझा दी, लेंस के प्रकार आपको समझा दिए। अब अगला जो टॉपिक आपके पास में, वो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेंस से अपवर्तन सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना भाई। टॉपिक आपके पास में लेंस से अपवर्तन सूत्र, लेंस से अपवर्तन सूत्र, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र। और ये जो टॉपिक है ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस टॉपिक को अच्छे से समझना। तो आपके पास में लेंस से अपवर्तन सूत्र या लेंस मेकर सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में अभी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
तो माना आपके पास में एक क्या है, उत्तल लेंस है। माना आपके पास में क्या है, एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस की त्रिज्याएं आपके पास क्रमशः, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र O है। तो इस उत्तल लेंस की त्रिज्याएं क्रमशः आपके पास कितनी है, R1 है, और इस पृष्ठ की त्रिज्याएं कितनी आपके पास में, R2 है। इसके दो पृष्ठ है, नाम दे दो इसको A B C और A D C। आपके पास एक पृष्ठ हो गया ABC और दूसरा पृष्ठ हो गया ADC। तो इन दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः कितनी है, R1 और R2 है। R1 और R2 है। अब उससे आगे आपके पास में इस लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर, इस लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो अब यहां पे वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण पृष्ठ A B C के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरणें पृष्ठ A B C के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को कहां पे काटती है, I डैश के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि आपके पास में इस पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो इस साइड होगा, तो ये इस साइड इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब होगा। तो जो आपके पास में अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। उससे आगे आपके पास में, अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में इस जो पृष्ठ A B C है वो कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मुख्य अक्ष को I डैश के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए पृष्ठ A B C के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, I डैश के ऊपर बन रहा है। कहां पे बन रहा है, I डैश के ऊपर बन रहा है। उससे आगे आपके पास में ध्यान देना कि आपके पास में ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आपके पास में आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। और इस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी है आपके पास में, V डैश मान, कितनी है, V डैश है। अब उससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में ये प्रतिबिंब की दूरी V डैश आ गई। एक मिनट भाई, फोन आ रहा है। अब इससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में यहां जो V डैश है वो क्या है, आपके पास में आभासी दूरी है प्रतिबिंब की। क्योंकि आपके पास में पृष्ठ A B C के कारण जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। अब उससे आगे आपके पास ध्यान से समझना कि जो ये प्रतिबिंब जो I डैश है वो पृष्ठ A D C के लिए किसका कार्य करेगा भाई, बिंब का कार्य करेगा। क्योंकि आपके पास में पृष्ठ A B C के लिए जो वस्तु O है वो क्या कर रही है, बिंब का कार्य कर रही है। परंतु आपके पास में पृष्ठ A D C के लिए कौन कार्य कर रहा है, बिंब का, जो प्रतिबिंब I डैश है वो किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है। तो आपके पास में ये आपके पास ये बिंब का कार्य करेगा। तो पृष्ठ जो आपके पास में A D C है ये वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना देता है, I के ऊपर बना देता है। कहां बना देता है, I के ऊपर बना देता है। और इसलिए आपके पास में जो पृष्ठ A D C के कारण जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये आपके पास में कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो और इसकी दूरी आपके पास में कितनी है, मान लिया V है। कितनी है, V। तो ये हो गया आपके पास में इसका डायग्राम। तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ A B C के कारण
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई डैश के ऊपर बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, जिसकी दूरी कितनी है? वी डैश है। उससे आगे आपके पास में ये जो प्रतिबिंब आई डैश है, ये पृष्ठ ए डी सी के लिए किसका कार्य कर रहा है? बिंब का कार्य कर रहा है। और पृष्ठ जो ए डी सी है वो आपके पास वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? आई के ऊपर बना रहा है। तो अब उससे आगे आपके पास में अच्छे से समझना कि अब पृष्ठ ए बी सी, कौन सा पृष्ठ आपके पास में? उत्तल पृष्ठ है। पृष्ठ ए डी सी कौन सा पृष्ठ आपके पास में? अवतल पृष्ठ है। तो अब उससे आगे यदि लेंस के बाहर का जो अपवर्तनांक है, लेंस के बाहर का जो अपवर्तनांक है वो मान लिया कितना है? n1 है। और लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक है वो मान लिया कितना है? n2 है। कितना है? n2। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, लेंस के बाहर अपवर्तनांक कितना है? n1 है। और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक कितना है? n2 है। तब आपके पास में पृष्ठ ए बी सी के लिए अपवर्तन सूत्र, अब अपवर्तन सूत्र की क्या होगी? हमें आवश्यकता पड़ गई। तो क्या होगा आपके पास में? यहां लिखेंगे पृष्ठ ए बी सी के लिए अपवर्तन सूत्र। तो पृष्ठ ए बी सी के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा उसका ध्यान रखना भी, कि आपके पास में जो अपवर्तन सूत्र आया था, क्या आया था आपके पास? n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे कितना था? r था। अब पृष्ठ ए बी सी की त्रिज्या कितनी है? r1 है। और आपके पास में यहाँ पृष्ठ ए बी सी के कारण जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी कितनी है? v डैश है। और बिंब की दूरी कितनी मान लिया आपके पास में? कितनी है? u है। तो क्या होगा भाई आपके पास में? यहां होगा n2 बटे आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v डैश है। और माइनस n1 बटे आपके पास में बिंब की दूरी कितनी है? u बराबर कितना होगा आपके पास में? n2 माइनस में n1 बटे कितना हो जाएगा? r1, क्योंकि इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r1 है। यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 1। उससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में पृष्ठ ए डी सी के लिए अपवर्तन सूत्र। तो यहां पे लिखेंगे पृष्ठ ए डी सी के लिए अपवर्तन सूत्र। तो पृष्ठ ए डी सी के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा? अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में पृष्ठ ए डी सी के लिए बिंब का कार्य कौन कर रहा है? ये जो प्रतिबिंब आई डैश है वो कर रहा है। उसकी दूरी कितनी है आपके पास में? वी डैश है। और यहाँ पे ध्यान देना कि जो प्रकाश की किरण है वो आपके पास में कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? n2 माध्यम से n1 माध्यम में जा रही है। कौन से माध्यम से? n2 माध्यम से n1 माध्यम में जा रही है। उल्टा काम हो रहा है। तो आपके पास में क्या होगा? आपके पास यहाँ पे होगा आपके पास में n2 बटे आपके पास कितना होगा? v डैश। n2 बटे कितना होगा? v डैश माइनस आपके पास n1 बटे कितना होगा? v होगा। क्योंकि आपके पास में इस माध्यम के अंदर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपके पास में यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो किसके नीचे आएगी? n1 के नीचे आएगी। और n2 के नीचे क्या आएगी? आपके पास में बिंब की दूरी आएगी। बराबर आपके पास क्या होगा? n2 माइनस में n1 बटे कितना होगा? r2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में जो प्रकाश की किरण है कौन से माध्यम में जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। दोनों तरफ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो इस माइनस को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस n2 बटे v डैश, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? n1 बटे v बराबर हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा आपके पास में
n2 माइनस में n1 बटे कितना हो जाएगा r2। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। उससे आगे क्या करेंगे ध्यान से समझना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ो भाई, आपके पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा आपके पास में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या मान होगा आपके पास में, LHS मान को LHS के अंदर जोड़ देंगे, RHS मान को RHS मान के अंदर जोड़ देंगे तो क्या होगा आपके पास में n2v डैश माइनस में n1 बटे u बराबर हो जाएगा आपके पास में, यहां पे सॉरी प्लस होगा, कितना यहां पे माइनस है तो प्लस के स्थान पे क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस कितना होगा आपके पास में n2 बटे v डैश प्लस में n1 बटे v बराबर हो जाएगा आपके पास में n2 माइनस में n1 बटे कितना हो जाएगा r1। यहां क्या है माइनस, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में, यहां होगा n2 माइनस में n1 बटे कितना हो जाएगा r2। तो अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में n2 बटे v डैश माइनस n2 बटे v डैश से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है n2 माइनस n1 क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है। तो कॉमन निकालो भाई, क्या होगा आपके पास में, यहां पे n1 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर आपके पास कितना हो जाएगा n2 माइनस n1 कॉमन आ गया तो यहां पे कितना मान बच गया 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, ये मान बच गया। अब इन दोनों के अंदर से भी क्या कॉमन आ रहा है n1 कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लो, क्या मान होगा आपके पास n1 इंटू कितना होगा 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u बराबर हो जाएगा आपके पास में n2 माइनस n1 इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अब n1 को इस साइड भेजेंगे, इस साइड गुणा में है, उस साइड जाएगा किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो क्या मान होगा आपके पास में 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u बराबर हो जाएगा n2 माइनस में n1 बटे कितना हो जाएगा n1 इंटू कितना होगा आपके पास 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अब इससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास यदि जो प्रथम माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 बराबर कितना है 1 है, और दूसरे माध्यम जो लेंस है उसका अपवर्तनांक n2 बराबर कितना है n है, तो यहां पे लिखेंगे यदि n1 बराबर कितना है 1 है और n2 बराबर कितना है n है, तो ये मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे तो क्या मान होगा आपके पास 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u बराबर हो जाएगा आपके पास n माइनस 1, और क्या हो जाएगा आपके पास बटे 1 आएगा, 1 लगाने का कोई महत्व नहीं है, इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अब इससे आगे वाली स्टेप को अच्छे से समझना, यदि आपके पास में वस्तु कहां है अनंत के ऊपर है, जब वस्तु अनंत के ऊपर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है फोकस बिंदु के ऊपर बनता है, तो आपके पास में उसकी दूरी कितनी होगी फोकस दूरी के समान होगी। तो यहां पे लिखेंगे यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब जब प्रतिबिंब अनंत के ऊपर बनेगा तो आपके पास में जो बिंब की दूरी होगी u बराबर कितना होगा अनंत होगा, और प्रतिबिंब कहां बनेगा आपके पास में फोकस बिंदु के ऊपर बनेगा,
तो v बराबर कितना होगा, f होगा। तो ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या मान होगा, यहां होगा 1 में f माइनस 1 में अनंत बराबर हो जाएगा n-1 इंटू कितना होगा 1 में r1 माइनस 1 में r2। 1 में अनंत का कोई महत्व नहीं है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 के अंदर अनंत का भाग देंगे तो आपके पास कितना मान आएगा, 0 मान आएगा। तो आपके पास में इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 1 में f बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 1 में r1 माइनस 1 में r2। और ये जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र आपके पास में, लेंस मेकर सूत्र है या लेंस से अपवर्तन सूत्र है। तो इसको अच्छे से समझ लेना भाई कि आपके पास में लेंस मेकर सूत्र या लेंस से अपवर्तन सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत इजी है, पर इसके अंदर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया है और एबीसी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा, एडीसी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार आप हाथ से सोल्व कर लोगे तो इसको अच्छे से आप सोल्व कर सकते हो। अब इसी क्रम के अंदर आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास में लेंस सूत्र। जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, दर्पण सूत्र समझाया था, उसी प्रकार आपके पास में क्या है, लेंस सूत्र है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस सूत्र क्या होगा, इसकी डेफिनेशन इससे पहले मैंने दर्पण सूत्र के अंदर बताई थी कि आपके पास में बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी के मध्य क्या होता है, एक संबंध होता है। उस संबंध को ही क्या कहते हैं, चाहे उसको लेंस सूत्र बोल दो या फिर क्या बोल दो, आपके पास में दर्पण सूत्र बोल दो। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, अगर लेंस की बात होती है तो लेंस का ही बोलना है आपको, और दर्पण की बात होती है तो दर्पण का ही बोलना है। क्योंकि आपके पास में दर्पण तो क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है, परंतु जो लेंस है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपवर्तित करता है। तो अब आपके पास में जो अगला टॉपिक है वो है आपके पास में लेंस सूत्र, जिसको दर्पण सूत्र अच्छे से समझ में आ गया था वो लेंस सूत्र को आसानी से सोल्व कर सकता है। वो आसानी से क्या कर सकता है, दर्पण सूत्र को, लेंस सूत्र को सोल्व कर सकता है। तो टॉपिक आपके पास में लेंस सूत्र। लेंस सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे, डेफिनेशन मैंने आपको अभी बता दी कि आपके पास किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के मध्य क्या होता है, एक संबंध होता है, जिसे क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अब लेंस सूत्र निकालेंगे कैसे, उसको अच्छे से समझना। चाहे उत्तल लेंस ले लो चाहे अवतल लेंस ले लो, दोनों के लिए आपके पास में लेंस सूत्र का मान क्या होगा, समान आएगा। तो मैं यहाँ पे उत्तल लेंस ले रहा हूं, माना आपके पास में एक क्या है, उत्तल लेंस है, एक क्या है, उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे उत्तल लेंस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसके कारण जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। क्योंकि आपके पास में जो उत्तल लेंस है उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को ये क्या कर देता है, एक बिंदु के ऊपर एकत्रित कर देता है। इस कारण से इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इस कारण से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे उत्तल लेंस ले रहे हैं, और वहां पे हमने क्या लिया था, अवतल दर्पण लिया था, क्योंकि अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अब आपके पास में एक उत्तल लेंस है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र O है। अब आपके पास में इस लेंस के सामने
मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु ए भी रखी हुई है। एक वस्तु क्या रखी हुई है? ए भी रखी हुई है। और इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है। और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां से? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। एक अन्य प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र O के ऊपर क्या होती है? आपतित होती है तथा बिना विचलित हुए पहले वाली अपवर्तित किरण को कहां प्रतिच्छेद करती है? B डैश के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है? A डैश B डैश के ऊपर बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना भाई कि आपके पास माना एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु क्या है? ए बी रखी हुई है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु P के ऊपर क्या होती है? आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। एक अन्य प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र O के ऊपर क्या होती है? आपतित होती है तथा बिना विचलित हुए क्या होती है? सीधी गुजर जाती है तथा पहले वाली अपवर्तित किरण को कहां? B डैश के ऊपर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इसलिए वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है? A डैश B डैश के ऊपर बन रहा है। तो उससे आगे आपके पास में यहां पे ध्यान देना भाई कि जो त्रिभुज ए बी ओ वह त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर गौर से देखना कि आपके पास में त्रिभुज ए बी ओ व ए डैश बी डैश ओ में इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कोण कितना है आपके पास में? 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण बी डैश ए डैश ओ। कौन सा कोण है भाई आपके पास में? समकोण है। कौन सा कोण है? समकोण है। उससे आगे आपके पास में यहां पे त्रिभुज ए बी ओ के अंदर देखना और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के अंदर देखना, ये कोण दोनों कोण कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश ओ बी डैश। कौन से कोण आपके पास में? शीर्षाभिमुख कोण है। उससे आगे अब ध्यान से समझना, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, तो तीसरा कोण क्या होता है? स्वतः ही समान होता है। इस कारण से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो जब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में समान हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप है किससे? त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि जब दो त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो यहां पे आप लिखोगे भाई कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो आपके पास क्या होगा? ए बी बटे कितना होगा आपके पास में? ए डैश बी डैश। ए बी बटे कितना होगा? ए डैश बी डैश। ध्यान रखना भाई आपके पास में ए बी भुजा कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसके नीचे वही भुजा आएगी जो 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री का कोण कौन सी भुजा बना रही है? ए डैश बी डैश बना रही है। यहाँ पे ध्यान रखना एक दूसरी भुजा मत डाल देना, क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान होगा तो आपके पास भुजा वही लेनी है जिनके अंदर कोण क्या है? समान है। उससे आगे आपके पास में
क्या हो जाएगा, बराबर आपके पास में ए ओ बटे कितना होगा, ए ओ। भुजा कौन सा कोण बना रही है, ये कोण बना रही है, ए डैश ओ। भुजा कौन सा कोण बना रही है, ये कोण बना रही है। तो आपके पास ए ओ बटे कितना हो जाएगा, ए डैश ओ हो जाएगा, ए डैश ओ। तो अब आपके पास ये आ गया समीकरण नंबर ए। अब उससे आगे ध्यान देना कि त्रिभुज पी ओ एफ वह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, तो क्या होगा आपके पास में, यहां पे लिख सकते हो आप त्रिभुज पी ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो ध्यान देना भाई, आपके पास में त्रिभुज पी ओ एफ वह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब आपके पास में जो यहां पे ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या होगा आपके पास में, यहां हो जाएगा आपके पास में कोण पी ओ एफ बराबर हो जाएगा आपके पास में कोण बी डैश ए डैश एफ। कौन सा कोण आपके पास में, समकोण है। कौन सा कोण है, समकोण है। उससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में त्रिभुज पी ओ एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में ये कोण दोनों कोण कौन से कोण है भाई, आपके पास में शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कोण पी एफ ओ बराबर हो जाएगा आपके पास कोण ए डैश एफ बी डैश। कौन से कोण आपके पास में, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब आपके पास दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में समान होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे, इसलिए आपके पास त्रिभुज पी ओ एफ समरूप है किससे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो पी ओ बटे कितना होगा, ए डैश बी डैश होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी ओ बटे कितना हो गया, ए डैश बी डैश बराबर आपके पास में ओ एफ बटे कितना हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपके पास में ओ एफ बटे कितना हो जाएगा, ए डैश एफ। अब इससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में ए ओ क्या है, आपके पास में बिंब की दूरी यू है। बिंब की दूरी क्या है, यू है। और ओ एफ क्या है, आपके पास में फोकस दूरी एफ है। और ओ ए डैश आपके पास में क्या है, प्रतिबिंब की दूरी वी है। तो आपके पास में ए ओ क्या है, आपके पास में बिंब की दूरी यू है। ओ एफ क्या है, आपके पास में फोकस दूरी एफ है। और ओ ए डैश आपके पास में क्या है, प्रतिबिंब की दूरी वी है। तो अब इससे आगे यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में ए डैश एफ का मान आपके पास में अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो अब यहां पे ध्यान देना कि जो पी ओ है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि पी ओ बराबर कितना है, ए बी है। अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में ए डैश बी डैश का मान हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओ एफ का मान कितना है आपके पास में, एफ है। ए डैश एफ का मान आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए ए डैश एफ का मान क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, जैसे मैंने दर्पण सूत्र के अंदर समझाया था कि ए डैश ओ के अंदर अगर क्या घटा दे हमें, ओ एफ घटा दे, तो क्या मान बचेगा आपके पास में, ए डैश एफ बचेगा। तो आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि ए डैश एफ बराबर हो जाएगा ए डैश ओ माइनस में ओ एफ। तो ये दोनों मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे
तो क्या समीकरण होगा आपके पास में, पीओ का मान कितना है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे कितना हो जाएगा, ए डैश एफ का मान कितना है, ए डैश ओ माइनस में ओ एफ है। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर दोनों का एलएचएस मान समान है तो दोनों का आरएचएस मान भी क्या होगा, समान होगा। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मान होगा भाई आपके पास में, जब दोनों का एलएचएस मान समान है तो आरएचएस मान भी क्या होगा, समान होगा। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे ए ओ बटे हो जाएगा आपके पास ए डैश ओ बराबर हो जाएगा आपके पास ओ एफ बटे ए डैश ओ माइनस में ओ एफ। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब उससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में उत्तल लेंस के चिन्ह परिपाटी नियम से, तो यहां पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी नियम से चिन्ह परिपाटी नियम से क्या होगा भाई आपके पास में, ए ओ बराबर कितना होगा आपके पास में, यू है, बिंब की दूरी यू है, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, ध्रुव बिंदु ओ से मापी जाएंगी। एओ बराबर कितना होगा, माइनस यू। उससे आगे आपके पास में ओ एफ बराबर आपके पास में क्या है, फोकस दूरी एफ है, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि आपके पास में लेंस के क्या है, दाहिनी ओर है। उससे आगे आपके पास में ए डैश ओ बराबर आपके पास में ए डैश ओ का मान कितना है, प्रतिबिंब की दूरी v है, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक होगी। तो ये तीनों मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 से क्या मान होगा भाई आपके पास में, एओ का मान कितना है आपके पास में, एओ का मान है माइनस यू बटे ए डैश ओ का मान कितना है, v बराबर आपके पास ओ एफ का मान कितना है, एफ बटे आपके पास ए डैश ओ का मान कितना है, v माइनस इस सूत्र से, उससे आगे ओ एफ का मान कितना है, एफ है। तो ये आ गया आपके पास में समीकरण 4। लेना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो छोड़ दो। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या होगा, माइनस यू को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वी माइनस में एफ से, बराबर कितना हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। तो माइनस यू को इन दोनों संख्याओं के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा आपके पास में, माइनस यू वी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, यू एफ बराबर कितना होगा, वी एफ होगा। तो ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि दर्पण सूत्र के अंदर हमने क्या किया था कि यू वी एफ का भाग दिया था, वही इसके अंदर करेंगे कि समीकरण 4 में यू वी एफ का भाग देने पर, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 4 में यू वी एफ का भाग देने पर, भाग देंगे तो आपके पास में क्या मान होगा भाई, भाग दे दो, तो आपके पास में जो मान होगा माइनस यूवी बटे कितना हो जाएगा, यूवी एफ प्लस में यू एफ बटे कितना हो जाएगा, यूवी एफ बराबर वी एफ बटे कितना हो जाएगा, यूवी एफ हो जाएगा। जो मान कट रहा है उसको काट दो और जो मान बच रहा है वो रह जाएगा। तो आपके पास में यूवी से यूवी कैंसिल और यूएफ से यूएफ कैंसिल, और आपके पास में वीएफ से क्या हो गया, वी एफ कैंसिल हो गया।
क्या मान बच गया आपके पास में? जो मान बचा है आपके पास में वो ये है, यहां पे कितना बच गया? -1/f। तो -1/f बराबर आपके पास में, ओ सॉरी प्लस है, प्लस आपके पास कितना मान बच गया? 1/v। 1/v बराबर हो जाएगा आपके पास 1/u। 1/u। अब आपके पास में इस मान को इस साइड भेजेंगे, किसका होगा? माइनस का होगा। तो क्या मान होगा आपके पास? -1/f बराबर हो जाएगा 1/u माइनस 1/v। इस माइनस को इस साइड भेजेंगे तो ये 1/u किसका होगा? माइनस का, और माइनस 1/v किसका होगा? प्लस का होगा। तो क्या मान होगा आपके पास? 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो यहां पे ध्यान रखना भाई कि आपके पास में दर्पण सूत्र क्या आया था? 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। वहां पे दोनों संख्या प्लस की थी, यहां पे आपके पास -1 में क्या है? u है। तो दोनों के अंदर अंतर है भाई। और ये जो सूत्र आया है, ये सूत्र क्या है आपके पास में? लेंस सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आपको निकालना आ गया होगा। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो हम करेंगे अगली क्लास में, लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता। जैसे हमने दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता की थी, उसी प्रकार से हमें लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। कोई अंतर नहीं है। तो जो चिन्ह का अंतर आएगा वो हमें निकाल लेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।